फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 में बिजनेस स्टडी में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसे जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहा जाता है। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेल मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है कि एक ऐसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको कि बिजनेस को चलाने का कार्य उसके मेल मेंबर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ड ध्यान देने का है कि इसमें केवल मेल मेंबर्स को शामिल किया जाता है, इसमें फीमेल्स को या ट्रांसजेंडर शामिल नहीं होते हैं। ये इसकी खास बात है कि ये मेल ओरिएंटेड बिजनेस होता है, उनके द्वारा गवर्न होता है। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय द इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट but is governed by the Hindu Succession Act which exists under Hindu law। इस प्रकार के बिजनेस को किसी भी इंडस्ट्रियल एक्ट के द्वारा या फिर कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है, बल्कि इसका सारे कार्यों का देखरेख हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किया जाता है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। इस प्रकार के बिजनेस में कम से कम 2 मेल मेंबर का फैमिली में होना जरूरी, और फैमिली भी कैसी होनी चाहिए, हिंदू धर्म की होनी चाहिए। अदर जो रिलीजन्स हैं वो लोग इस प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते। और सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ पैतृक संपत्ति का होना जरूरी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है, तो इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी का होना भी जरूरी होता है। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज कोपर्सेनर्स। यहाँ पर बताया है कि जो पैतृक संपत्ति होती है वो उस पर हिंदू में अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं उनका अधिकार होता है। ये जो मेंबर हैं इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होते हैं, उसमें भागीदार होते हैं, अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। और वो इस प्रकार के बिजनेस में जब वो लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें उनका मेंबर माना जाता है। अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। देयर आर, भारतीय हिंदू कानून के अनुसार हिंदू फैमिली 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है दाए भाग। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ओनली इन वेस्ट बंगाल। ये केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अंडर दिस सिस्टम द मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैन बिकम को पार्टनर्स एज वेल एज को पार्टनर्स। इस सिस्टम के अनुसार फैमिली के जो फीमेल मेंबर्स हैं वो भी मेल मेंबर्स के समान बिजनेस में पार्टनर बन सकती हैं। और सेकंड है मिताक्षरा। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ये सिस्टम वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी पूरे भारत में पाया जाता है, यानी हम जहाँ MP में रहते वहाँ भी यही सिस्टम चलता है। तो हम मिताक्षरा को समझेंगे। अंडर दिस सिस्टम ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम कॉपर्सनर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें केवल मेल मेंबर्स ही बिजनेस में शामिल हो सकते हैं, उसके भागीदार बन सकते हैं या हिस्सेदार या पार्टनर बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट है तो हिंदू फैमिली के द्वारा अगर कोई बिजनेस रन किया जा रहा हो तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है इसमें जो सदस्यता मिलती है वो बर्थ से मिलती है। जैसे किसी और बिजनेस में होता है तो हम जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो हम उसके मेंबर बनते हैं, लेकिन इस प्रकार के बिजनेस की खासियत है कि जैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस में उस फैमिली के अंदर किसी मेल मेंबर का जन्म होता है तो वह उस बिजनेस का एक हिस्सेदार बन जाता है और उसके लिए अन्य किसी प्रकार के कोई एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि यहाँ पर उस परिवार में जन्म होना ही हिस्सेदारी को उत्पन्न कर देता है। सेकंड है मैनेजमेंट। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। इस बिजनेस का संचालन और देखरेख और नियंत्रण का कार्य
जॉइंट हिंदू फैमिली के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी सबसे अधिक उम्र का जो पुरुष व्यक्ति होगा वो इसका कर्ता कहलाता है। कर्ता को हम मुखिया भी कह सकते हैं, और सारे अधिकार और कंट्रोलिंग उसी के हाथ में होती है। ओनली द कर्ता हैज लीगल राइट्स टू इंटर इनटू कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइडर्स। केवल मुखिया या कर्ता को ही यह अधिकार होता है कि वो आउटसाइडर्स के साथ में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ बिजनेस। अकेले उसी के द्वारा बिजनेस के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे आप हमारे फैमिली में देख सकते हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है घर में उसी के डिसीजन चलते हैं, उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर भी उन्हीं के डिसीजन मान्य होते हैं जो कि फैमिली के बिजनेस का कर्ता होगा। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक डिसीजंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें जो बाकी के परिवार के सदस्य होते हैं उन्हें इस बिजनेस में मैनेजमेंट में डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं होता। थर्ड है नंबर ऑफ मेंबर्स। इस में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मिनिमम मस्ट बी 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। इस प्रकार के हिंदू फैमिली बिजनेस में कम से कम 2 मेल मेंबर्स का होना जरूरी है, और अधिकतम या मैक्सिमम कितने होंगे इसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। यानी फैमिली जितनी बड़ी होगी उतने वो सभी मेल मेंबर्स इसके बिजनेस में शामिल हो सकते हैं, और दाएं भाग सिस्टम में फीमेल मेंबर्स भी बिजनेस में शामिल होती हैं। हाउएवर द मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3 सक्सेसिव जनरेशंस। हाँ, यहाँ पर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि मेंबरशिप वहीं तक रहेगी जब तक कि उसमें 3 लगातार जनरेशन ना आ जाए। यानी दादाजी, पिताजी और बेटा, ये 3 लोग अगर बिजनेस में शामिल हो गए तो जो बेटा है उसका जो बेटा होगा वो इस बिजनेस में शामिल नहीं हो सकता। इस प्रकार की कंडीशन इस बिजनेस में देखी जाती है। फिर है इसके बाद में फोर्थ लाइबिलिटी यानी दायित्व। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड whereas liability of all other members of joint Hindu family business is limited up to their share in the business। यहाँ बताया गया है कि यदि बिजनेस में किसी प्रकार का कोई दायित्व पैदा होता है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, यानी कि कुछ पैसा हमें फ्यूचर में चुकाना हो, तो जो कर्ता है यानी मुखिया है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसकी निजी संपत्ति से भी नुकसान की वसूली की जा सकती है। जबकि बाकी के जो मेंबर्स हैं उनसे केवल उनके बिजनेस में जितनी कैपिटल उनके शेयर के रूप में आती है केवल उतने रुपए की वसूली ही उनसे कर सकते हैं। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है अदर मेंबर्स की, उससे कोई रिकवरी नहीं की जा सकती। द कर्तास लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल एसेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग बैक द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने के कारण उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बिजनेस के डेब्ट को चुकाने के लिए सेल करके वसूली की जा सकती है, रिकवरी हो सकती है। फिफ्थ है माइनर मेंबर्स। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि इस प्रकार के बिजनेस में जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है वो इस बिजनेस में मेंबर बन जाता है। इसलिए इसमें माइनर होने के आधार पर, यानी कि उसकी उम्र 18 साल से कम हो, इस आधार पर बिजनेस में मेंबर बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि जन्म के साथ ही मेंबरशिप मिल जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन एज के आधार पर नहीं होती है। इसके बाद में है सिक्स्थ राइट्स यानी अधिकार। ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी को बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करने का अधिकार होता है। ये जो मेंबर्स हैं फैमिली के बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट में अपना लाभ का हिस्सा मांग सकते हैं। सेवंथ है रजिस्ट्रेशन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ एक्ट। चूँकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का गवर्नेंस हिंदू लॉ के अनुसार होता है, इसलिए इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इस प्रकार का बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और जब चाहे तो उसे खत्म भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है परपेचुअलिटी। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यूस इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता।
जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो मुखिया या कर्ता की डेथ के बाद भी चलता रहता है, और अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उस फैमिली में जो सेकंड सीनियर मोस्ट मेल मेंबर था वो ऑटोमेटिकली मुखिया बन जाता है और वो मुखिया के सारे कार्यों को करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से फैमिली में जो सबसे सीनियर होगा वो कर्ता होता है, उसकी डेथ के बाद में जो सेकंड सीनियर मोस्ट एज में होगा मेल मेंबर वो उस बिजनेस का मुखिया बन जाता है, और इस प्रकार से इस बिजनेस में जब तक मेंबर हैं तब तक ये बिजनेस चलता रह सकता है। द बिजनेस कम्स टू एन एंड ओनली व्हेन ऑल द मेंबर्स नोटिफाई लीगली दैट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। इस प्रकार का बिजनेस को बंद करने का तरीका ये होगा कि उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो मेंबर हैं वो एक लीगल नोटिस इस बारे में दें कि अब वो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर नहीं रहे, तभी इस प्रकार के बिजनेस को बंद किया जा सकता है। नोट, जेंडर इक्वलिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पर लिंग के आधार पर जो भी हमने देखा कि इस प्रकार से भेदभाव हो रहा है कि इसमें फीमेल्स को शामिल नहीं किया जा रहा मिताक्षर सिस्टम में, जबकि दाएं भाग में उसे शामिल किया जाता है। तो ऑन December 2004 अ बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट टू अमेंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश की जो संसद है उसने दिसंबर 2004 में एक बिल को पास करके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जो उसमें संशोधन किया है। इन दिस अमेंडमेंट women आर गिवन इक्वल राइट्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस एक्ट के में अमेंडमेंट के द्वारा वीमेंस को भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बराबर अधिकार दिए गए हैं। दिस बिल वाज पास टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज कंटेंट इन सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बाय गिविंग इक्वल राइट्स टू डॉटर्स एज द सन्स हैव। इस अमेंडमेंट के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 में बनाया गया था उसमें जो भेदभाव लड़कियों के साथ में किया गया था, पुत्रियों के साथ किया गया था, उसे दूर करते हुए उन्हें भी बेटों के समान ही समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। सो नाउ एज पर मिताक्षरा एज वेल एज दाएं भाग फीमेल कैन बिकम को पार्टनर्स एज वेल लाइक मेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो इस संशोधन के बाद 2004 के संशोधन के बाद से महिलाओं को भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लड़कों के समान ही समान अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जिस प्रकार से मेंबरशिप के लिए लड़के का जन्म होने के साथ ही वो पार्टनर बन जाता है, तो अब इस अमेंडमेंट के बाद लड़कियां जो उस परिवार में जन्म लेती हैं वो भी इस बिजनेस का पार्ट बन जाती हैं। परंतु यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पर बेटियों की बात की गई है, बहुओं की बात नहीं की गई है। ध्यान दिया? बेटियां मेंबर बनेंगी, बहुएं मेंबर नहीं बनेंगी। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की होगी। यानी जैसे ही बेटी का परिवार में जन्म होगा वो इस बिजनेस में शामिल होगी, लेकिन उसकी जो माँ होगी जो किसी दूसरे परिवार से आई है वो इस बिजनेस में शामिल नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार से हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी कहा जाता है। पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। हमारे जो साझेदारी है ये छोटे लेवल पे जो बिजनेस किए जाते हैं, लघु स्तर पर, स्मॉल स्केल पर, और मीडियम स्केल यानी कि मध्यम स्तर पर जो बिजनेस किए जाते हैं उनके लिए एक पॉपुलर फॉर्म है। ये एक प्रचलित तरीका है जिसको कि बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़। जैसे जैसे बिजनेस का साइज स्मॉल से मीडियम स्केल की तरफ बढ़ता है, एक व्यक्ति के लिए अपने पूरे बिजनेस को चलाने की मैनेजरियल एक्टिविटी कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो इसलिए देयरफॉर 2 or more persons फ्रॉम पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। तो इसलिए वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस प्रकार का जब हम बिजनेस का फॉर्म पार्टनरशिप के रूप में शुरू करते हैं तो ये हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं
उन्हें दूर करने का कार्य करता है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि मैनेजरियल एबिलिटी का होना, तो एक व्यक्ति सारे काम नहीं जान सकता या संभाल नहीं सकता, तो इस प्रकार से कई लोग मिलकर इस कार्य को आसानी से कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी कैपिटल की, वो भी इसमें कई लोग होते हैं तो दूर हो जाती है। फिर इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड तो है परंतु सारे पार्टनर्स में बढ़ जाती है। इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटियाँ बढ़ जाती हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मीनिंग, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agree to jointly pursue a business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. तो पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है या गठबंधन है या सहयोग है, अनुबंध है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, जो कि मिलकर किसी बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए तैयार होते हैं और इसके लिए वो अपने मैनेजमेंट की जो स्किल है उसको और साथ ही अपना पैसा या फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उन्हें इस कार्य के लिए उपयोग में लेकर आते हैं। इसके बारे में हम देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ दी गई हैं। इनमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया था। ये एक्ट कब बना है, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। हमने अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में भी पढ़ा जो 1956 में बनाया गया था। तो हमें इन एक्ट के साथ में उनके ईयर जो हैं उन्हें याद रखना होगा। ऐसे ही कंपनी एक्ट 1956 में बना था, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट है वो 2013 में हो गया है, तब कंपनी एक्ट 2013 कहलाता है। तो हमें इन एक्ट के साथ में उनके एस्टेब्लिशमेंट के जो ईयर हैं उन्हें याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में साझेदारी में क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है मेंबरशिप, यानी इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं। तो देयर मस्ट बी मिनिमम 2 members टू फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। किसी भी साझेदारी को शुरू करने के लिए, उसको चलाने के लिए कम से कम मेंबर की संख्या 2 होती है। मिनिमम 2 members रिक्वायर्ड। मैक्सिमम देयर कैन बी 20 members। In case of banking business, maximum members can be only 10. पार्टनरशिप एक्ट में बताया है कि मिनिमम मेंबर होंगे 2 और मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 20। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात होगी कि जो मैक्सिमम की जो लिमिट है ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई है। ये जो लिमिट जो 20 मेंबर्स की आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कंपनी एक्ट 1956 है जो, उसमें ये लिमिट दी गई थी और उसी में बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं ये बताया गया था। परंतु जैसे कि अभी आपको बताया कि कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हो गया है, तो उसकी सेक्शन 464 के अनुसार द नंबर ऑफ persons in any association or partnership shall not exceed 100 subject to the limit prescribed in rules। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या 100 होगी। तो अब ये जो 20 था ये खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। अभी हमने यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस के बारे में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे इसके लिए दिया है इन दिस रिगार्ड रूल 10 ऑफ द कंपनीज miscellaneous rules 2014 provides that no association or partnership shall be formed consisting of more than 50 persons. Therefore limit as of now is 50 partners to prescribe maximum number of partners in a firm, but the prescribed member cannot be more than 100। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि किसी बिजनेस में मेंबर्स की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब मेंबर होंगे वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एक एसोसिएशन में जो लिमिट है वो 50 पार्टनर्स की रखी गई है। तो हम कहेंगे कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने रहेंगे, तो आप बताएंगे 50 पार्टनर्स। लिमिट है उसकी प्रिस्क्राइब मेंबर की 100, लेकिन एक्टिव पार्टनर कितने रह सकते हैं, 50 पार्टनर्स। इसके बाद में है सेकंड एग्रीमेंट। There must be an agreement between the partners to form a partnership. This agreement can be oral or written.
द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो भी व्यक्ति साझेदार बनते हैं उनके बीच में पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। इस एग्रीमेंट को, जिसमें कि सारी बातें लिखी जाती हैं, इस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड या हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता कहा जाता है। यहाँ पर ये टेक्निकल वर्ड को याद रखना होगा। इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो आप बता सकते हैं द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और एक और ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये एग्रीमेंट किस प्रकार का होता है, तो आप इसका आंसर देंगे ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। दोनों में से किसी एक प्रकार का तो जरूर होगा। इसका में थर्ड है बिजनेस। अब पार्टनरशिप में अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस विच इज लीगल। एक पार्टनरशिप को हम कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए बनाते हैं। इस बिजनेस के द्वारा हम बिजनेस को कैरी करते हैं जो कि लीगल होता है। जॉइंट रॉबरी और स्मगलिंग कैरिड बाय 2 or more persons कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो बिजनेस के रूप में की जाती है, इससे हम पैसा कमा रहे हों, अगर वो 2 या 2 से अधिक मेंबर के द्वारा मिलकर की जा रही है तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। यानी कि एक लीगल बिजनेस का होना पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी और मस्ट है। कोई भी पार्टनरशिप तभी पार्टनरशिप मानी जाएगी जब वो एक लीगल बिजनेस को रन करती हो, उसमें इन्वॉल्व हो। इसका फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग। द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द रेशियो प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अपने एग्रीमेंट के अनुसार प्रिस्क्राइब किए गए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यदि मान लीजिए कि किसी कारण से उन्होंने इस संबंध में कोई एग्रीमेंट कि प्रॉफिट या लॉस को कैसे आपस में बांटना है, इसको डिसाइड नहीं किया, तो इस स्थिति में बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस उनके बीच में इक्वली बांटे जाते हैं। फिफ्थ है लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि वहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, इसी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बल्कि यहाँ पर अनलिमिटेड और ज़्यादा समझना जरूरी है। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लाइबल टू पे बैक द डेब्ट्स ऑफ द फर्म at the time of loss if the firm's assets are not sufficient to pay back the debts, then the creditors can have claim over the personal property of the partners also। यदि कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है तो जो क्रेडिटर्स हैं बिजनेस की एसेट्स को बेचने के बाद बचे हुए डेब्ट की वसूली के लिए पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कि जो लॉस आई थी उसे सभी पार्टनर्स के बीच में उनके स्पेसिफाइड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। यदि किसी पार्टनर के द्वारा उस के हिस्से में आई हुई जो लॉस है उसको चुकाने के लिए सफिशिएंट एसेट नहीं है, तो जितनी रुपए की रिकवरी उसके एसेट से हो पाएगी उसके बाद में बची हुई जो लॉस होती है वो बाकी के पार्टनर्स के बीच में बांट दी जाती है। यानी कि अपना लॉस तो उठाओ ही और साथ में दूसरे हिस्से का लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो ये है पार्टनरशिप की लायबिलिटी का मतलब कि इसमें अपना नुकसान तो उठाना पड़ेगा, साथ में दूसरे का व्यक्ति का गरीब निकला या उतना चुकाने लायक कैपेसिटी उसकी नहीं हुई तो उसके हिस्से का नुकसान भी हम ही को चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें लायबिलिटी ज़्यादा खतरनाक है। सिक्स्थ है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। Every partner is the owner as well as the agent of the firm and agent of other partners। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर होते हैं वो सभी बिजनेस के ऑनर माने जाते हैं, मालिक माने जाते हैं और इसके साथ साथ में वो अपने फर्म के एजेंट भी होते हैं
और एजेंट वो फर्म के तो हैं ही, साथ ही अपने पार्टनर्स के भी एजेंट माने जाते हैं, भले ही उन्होंने अपॉइंट ना किया हो। ये पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पार्टनर होगा वो अपनी फर्म का और अदर पार्टनर्स का भी एजेंट माना जाएगा, और उसके द्वारा अगर कोई एक्ट ऐसा किया जाता है जो कि बाकी पार्टनर्स को बाइंड करता हो किसी एग्रीमेंट को मानने के लिए, तो उसे मानना बाकी पार्टनर्स की मजबूरी होगी, वो उसे मानने से मना नहीं कर सकते। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर। प्रत्येक पार्टनर को ये अधिकार है कि वो अपने बिजनेस की ओर से किसी भी आउटसाइडर से कांटेक्ट कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी पार्टनर के द्वारा साइन कर दिए जाते हैं तो बाकी पार्टनर्स भी उसे मानने के लिए मजबूर होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी carried on by all the partners or by any of them acting on behalf of the others। पार्टनरशिप बिजनेस को सभी पार्टनर मिलकर चला सकते हैं, या फिर वो आपस में अगर तय कर लें तो उनकी ओर से किसी एक पार्टनर के द्वारा या किसी दो पार्टनर के द्वारा भी इस कार्य को किया जा सकता है। इसका अन्य 7 पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी अपना हिस्सा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज और हर शेयर इन द पार्टनरशिप टू एनी अदर पर्सन। कोई भी पार्टनर अपने हिस्से को पार्टनरशिप में से किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, किसी पार्टनर को भी नहीं कर सकते। ही कैन डू सो ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। यह करने के लिए उसे बाकी सभी पार्टनर्स की भी सहमति लेना जरूरी है। जब सभी एग्री होंगे तभी वो बिजनेस से अपना हिस्सा किसी और को दे सकता है। इफ़ द पार्टनर्स वांट टू लीव द फर्म देन ही कैन डू सो बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। यदि कोई पार्टनर बिजनेस से अलग होना चाहता है तो उसे बिजनेस से रिटायरमेंट लेने का एक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो बिजनेस से अलग हो सकता है। इसके बाद में 8 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 it is now compulsory for a partnership firm to get itself registered। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप फर्म के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, लेकिन द पार्टनर्स प्रेफर टू गेट पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड बिकॉज देयर आर सर्टेन एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन यदि रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को कई लाभ होते हैं। इसलिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन कराने से कई लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना उचित होगा, यह उसको कराना चाहिए। इसके बाद में है 9 पॉइंट मैनेजमेंट। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड आल्सो। Generally, day-to-day management is carried on by 1 or 2 partners, whereas for crucial decision, all the partners are consulted। पार्टनरशिप के बिजनेस का मैनेजमेंट सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जा सकता है और वे अपने कार्यों को पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और बिजनेस के जो डे टू डे के जो वर्क होते हैं उन्हें किसी एक या दो पार्टनर के द्वारा चलाया जा सकता है, और जो भी बिजनेस के क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, उन पर सभी साझेदारों के द्वारा आपस में डिस्कशन किए जाना आवश्यक होता है। 10 पॉइंट है टाइम पीरियड, यानी समय अवधि। द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू इट। पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को तब तक चलाया जाता है जब तक कि सभी पार्टनर इसे चलाने के लिए तैयार होते हैं। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। कानून की दृष्टि से इसे तब समाप्त माना जाता है जब कोई पार्टनर बिजनेस फर्म से रिटायरमेंट लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ आल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री। यदि कोई साधारण बिजनेस रिटायरमेंट ले लेता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म के बाकी मेंबर्स मिलकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं यदि वो सभी इसके लिए तैयार होते हैं। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस।
ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर है या जिसकी पार्टनर की डेथ हो गई उसका जो क्लेम है उसके हिस्से का जो पैसा है वो चुकाने के बाद वो उस बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स आर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है इजी टू फॉर्म, जैसे हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, पार्टनरशिप में भी नहीं थी, इसलिए उसको भी शुरू करना आसान था, इससे शुरू करना भी आसान होता है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पार्टनरशिप के लिए नहीं करना पड़ती है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज आल्सो नॉट कंपलसरी। सेकेंड है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति मालिक होता है तो सारी कैपिटल वही लगाता है। पार्टनरशिप फर्म में कई पार्टनर होते हैं, मिनिमम 2 तो रहेंगे ही, तो उन सभी के द्वारा बिजनेस में थोड़ा थोड़ा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट की जा सकती है और बिजनेस को और बड़े लेवल पर किया जा सकता है। इसीलिए पार्टनरशिप वाले बिजनेस स्मॉल स्केल के साथ साथ में मीडियम स्केल के बिजनेस भी रन करते देखे जाते हैं। थर्ड है रिस्क शेयरिंग। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि एक अकेला व्यक्ति मालिक होता तो सारा का सारा रिस्क या नुकसान उसी को उठाना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होती है। इसका मतलब होता है कि वो आपस में रिस्क की शेयरिंग भी करते हैं, तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है वही उनके रिस्क शेयरिंग का रेशियो भी माना जाता है। और बिजनेस में कभी कोई लॉस हो जाता है तो उसे वे उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट लेते हैं, इसलिए किसी एक पार्टनर के हिस्से में आने वाला जो नुकसान है वो कम हो जाता है। इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य का वितरण, बंटवारा। इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज। पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं वो अपने काम को अपनी स्किल और नॉलेज के हिसाब से बांट सकते हैं, और कार्य का ये जो बंटवारा होता है ये स्पेशलाइजेशन को लेकर आता है, जिसमें जिस काम में हम एक्सपर्ट होते हैं वही काम करते हैं तो गलतियों की संभावना कम होती है, कार्य की गति ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी आती है मैनेजमेंट में, बिजनेस को जो हम बेहतर ढंग से चला सकते हैं और बिजनेस की एक्टिविटी बेहतर ढंग से रन की जा सकती हैं। फिर इसके बाद में है मोटिवेशन। इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स गेट शेयर इन द प्रॉफिट, सो ऑल आर मोटिवेटेड टू वर्क मोर टू इंक्रीज द प्रॉफिट। एक पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, इसलिए वो सभी और ज़्यादा कार्य करने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेहनत करते हैं। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड। यहाँ पर जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रॉफिट होगा और उसमें हमें हिस्सा मिलेगा, इसलिए सभी पार्टनर अपने कार्य को बहुत मेहनत से करते हैं जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है। इसके बाद में है 6 पॉइंट सीक्रेसी, यानी गोपनीयता। द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। जिसे हमने पढ़ा था कि कंपनी को अपने अकाउंट को पब्लिश करना होता है तो उससे सभी को जानकारी मिल जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए अपने अकाउंट को पब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो पार्टनर्स तक ही रहते हैं, इसलिए उसके उपयोग करके किसी और के द्वारा लाभ कमाने की संभावना नहीं रहती है। हाँ, ये इसमें रिस्क जरूर होता है कि हमारे पार्टनर्स में ही कोई गद्दार निकल जाए और उस नॉलेज का फ़ायदा उठाने के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति को ये हमारे सीक्रेट लीक कर सकते हैं, पैसा कमा सकता है, ये रिस्क तो हमेशा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी राज होते हैं वो एक व्यक्ति के अंदर अगर हैं तब तक ही वो राज हैं, जैसे ही वो राज किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है, उसकी जानकारी तक पहुंचता है तो उसके हाथ में वो राज नहीं रह जाते, वो कभी भी ओपन हो सकते हैं। 7 पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लोचशीलता। पार्टनरशिप फर्म कैन मेक चेंजेस इन देयर साइज, कैपिटल एटसेट्रा विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जब अपने बिजनेस को शुरू किया जाता है तो उसके बारे में वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से कभी भी अपने कैपिटल में या अपने बिजनेस के साइज में या एरिया में बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन किए या उनकी परमिशन लिए अपने चेंजेस कर सकते हैं। द पार्टनर्स कैन टेक डिसीजंस इन द फर्म according to changes taking place in the external environment whenever it is necessary। जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी
बिजनेस में एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए आवश्यकता के हिसाब से अपने बिजनेस में बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। यहाँ पर हमारे पार्टनर्स के लिए बिजनेस में एक्सपेंशन करने के स्कोप होते हैं, क्योंकि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखें कि उसमें सारा का सारा जो पैसा एक ही व्यक्ति लगाता है, अन्य जगहों से पैसा है उसको इकट्ठा करना मुश्किल होता है और अपना सारा पैसा लगाना उसका नया पैसा नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स मिलकर आपस में ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर पाते हैं कैपिटल के रूप में। इस प्रकार से उनके द्वारा बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगाई जा सकती है, इसलिए बड़े पैमाने बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के बिजनेस के द्वारा लोन भी लिए जा सकते हैं, तो इस प्रकार से वो बोरोइंग्स के द्वारा अपने बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जितने बड़े पैमाने पे हम बिजनेस करते हैं उतना ही ज़्यादा लाभ कमाने की संभावना होती है। इसके बाद आप देखेंगे डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। जिस प्रकार से पार्टनरशिप के हमने जो लाभ हैं उनको पढ़ा, इसी प्रकार से पार्टनरशिप में कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं जो कि बिजनेस में कमियां हमारे सामने लेकर आती हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था इसके बारे में। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यदि बिजनेस में कभी लॉस हो जाती है तो हमें बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ में क्रेडिटर्स हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें अपने पार्टनरशिप में जो अदर पार्टनर्स हैं अगर वो लॉस को नहीं चुका पाते हैं तो उनके हिस्से की लॉस भी चुकाना पड़ सकती है। सेकंड है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जिस प्रकार से कंपनियों में कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है, इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होती। इसमें कोई भी पार्टनर अपना शेयर अपनी इच्छा से किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता। यदि वो बिजनेस से अलग होना चाहता है तो उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तो इस प्रकार से अपना हिस्सा इसमें किसी को देना पॉसिबल नहीं है। थर्ड है कन्फ्लिक्ट्स। द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, different families, therefore they may have differences of opinion. If partners adopt a rigid attitude, then it may lead to conflict among the partners. तो जैसे कि हमने जानते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म शुरू की जाती है तो उसमें अलग अलग परिवारों के अलग अलग एरिया के व्यक्ति होते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। एक फैमिली के ही अलग अलग मेंबर्स के विचार अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जब कई सारे लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो कई ऐसे मौके आते हैं या परिस्थिति उत्पन्न होती हैं जबकि उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति दूसरे के ओपिनियन को मानने के लिए या मेजॉरिटी के ओपिनियन को मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में बिजनेस में रुकावट पैदा हो जाती है और बिजनेस बंद करने तक की स्थिति आ सकती है। लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। फोर्थ है uncertainty. The existence of partnership firm gets affected by the death, insolvency or incapacity of any one partner. जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाए या वो इनकेपेबल हो जाए, मेंटली इनकेपेबल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस को बंद करना होता है। इसलिए इस प्रकार के बिजनेस की लाइफ अनिश्चित होती है। इसके साथ साथ कोई पार्टनर अगर चाहे तो बिजनेस को बंद करने की डिसोल्यूशन की डिमांड भी कर सकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो फर्म के मालिक होते हैं, साथ ही फर्म के लिए एक एजेंट होते हैं और साथ ही वो अदर जो पार्टनर्स है उनके भी एजेंट माने जाते हैं। तो ये स्थिति बिजनेस में तब मुश्किल पैदा करती है जबकि कोई बेईमान साझेदार बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है जिससे कि बाकी पार्टनर्स को लॉस उठाना पड़ती है। तो इस प्रकार से
हमें पार्टनरशिप में ये सोच समझ कर पार्टनर बनाने चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए जिसे कि किसी प्रकार के नशे की आदत हो, जो कि अपनी बातें दूसरों पे थोपना चाहता हो, जो तनावग्रस्त रहता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस सिचुएशन में अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो बाकी लोग उससे मना नहीं कर सकते मानने से कि हम इस चीज़ में शामिल नहीं हैं, उन्हें मानना ही पड़ेगा। और फिर है 6th, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इस प्रकार के बिजनेस में आम जनता को बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं होता। इस प्रकार के बिजनेस में जो अकाउंट होते हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं की जाती है, कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं आती है। तो इस प्रकार के बिजनेस में होने वाली डीलिंग है जो आमतौर पर उधारी से संबंधित होती हैं या लोन लेने से संबंधित होती हैं, उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल होता है। इस प्रकार के बिजनेस में कई प्रकार चीटिंग करते हुए देखा गया है। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्टनरशिप जब हम बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए समय के आधार पर यानी टाइम पीरियड के आधार पर। तो सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। यानी कि जब हम बिना किसी समय को तय किए पार्टनरशिप को शुरू करते हैं तो इसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड कम्स टू एन एंड व्हेन एवर पार्टनर्स डिजायर सो। इस प्रकार के पार्टनरशिप सभी पार्टनर के इच्छा से उत्पन्न होती है और तब तक चलती है जब तक कि पार्टनर्स इसे बंद करने का निर्णय नहीं ले लेते। जब उनके पार्टनरशिप को बिजनेस को बंद करने की इच्छा होती है तो कोई भी पार्टनर या कोई एक पार्टनर भी अगर ऐसा चाहता है तो वो नोटिस देकर डिसोल्यूशन की डिमांड करके पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। सेकंड है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इस प्रकार की पार्टनरशिप एक निश्चित समय के लिए की जाती है। जैसे वो समय पूरा होता है पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व मान ली जाती है। जैसे कि 3 साल के पार्टनरशिप करना, 5 साल की पार्टनरशिप करना, इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ही समय पूरा होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसके बाद में थर्ड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी किसी खास कार्य के लिए। द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब हम किसी खास कार्य को, विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो वो इस प्रकार की स्थिति में आती है। ये पार्टनरशिप तब तक चलती है जब तक कि वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता। जैसे ही किसी खास कार्य, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य करने के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई है, तो जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके साथ ही ऑटोमेटिकली ये हमारी जो पार्टनरशिप का वेंचर था ये समाप्त मान लिया जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। जब तक वो कार्य चल रहा है तब तक पार्टनरशिप रहेगी और जैसे कार्य पूर्ण होगा ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बिजनेस में लायबिलिटी के आधार पर भी पार्टनरशिप को अलग अलग देखा जा सकता है। फर्स्ट है जनरल पार्टनरशिप। In this partnership, the partnership in which liability of all the partner members is unlimited is known as general partnership, which means if the assets of the firm are not enough, then creditors can settle their accounts by having claim over the personal property of the partners. ये सामान्य पार्टनरशिप होती है। इसमें जो भी पार्टनर्स हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले माने जाते हैं। इसमें यदि बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस के जो डेप्ट्स हैं उनको चुकाने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है तो क्रेडिटर्स अपने अकाउंट को सेटल करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी कर सकते हैं। सेकंड है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसे सीमित साझेदारी कहा जाता है। इन दिस पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द extent of their share in the partnership firm is known as limited partnership. In India, limited partnership was introduced by Enacted Limited Partnership Act 2008. तो जैसे हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया था जिसके अनुसार सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, लेकिन बाद में ये डिमांड आई कि पार्टनरशिप भी लिमिटेड वाली लायबिलिटी का स्कोप भी होना चाहिए। तो इसके लिए इन ईयर 2008
एक्ट हैज़ फॉर्म, एक एक्ट बनाया गया है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट। इस एक्ट के अनुसार कि किसी भी बिजनेस में किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। द मेन फीचर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप आर द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। इस प्रकार बिजनेस में कम से कम एक पार्टनर ऐसा जरूर होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बाकी के जो भी मेंबर्स हैं उनमें कोई एक या बाकी सारे भी उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन सभी के नहीं हो सकती। कम से कम एक पार्टनर जरूर ऐसा रहेगा जिसको कि अनलिमिटेड लायबिलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे जो लिमिटेड पार्टनरशिप की बात की गई है तो ये लिमिटेड उनकी कैपिटल के कंट्रीब्यूशन तक मानी जाती है, यानी कि उनकी जो कैपिटल बिजनेस उन्होंने लगाई थी उतने रुपए की लॉस ही उनको बियर करना पड़ेगी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई भी रिकवरी नहीं हो सकती। थर्ड, द पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स आर लिमिटेड पार्टनर्स। इस प्रकार के पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उन्हें स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब जब किसी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है तो उसने बाकी की तुलना में अपने को सीमित कर लिया, लॉस में बराबरी से नहीं रहना चाहता, तो इसका उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है कि उसे बिजनेस के मैनेजमेंट में भाग लेने से रोक दिया जाता है, उसे कोई अधिकार नहीं होता। द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट, लेकिन वो बिजनेस के अकाउंट को देख सकता है लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये स्पेशल पार्टनर जो है बिजनेस में जब चाहे अलग हो सकता है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेसिटी उसकी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती थी। लेकिन स्पेशल पार्टनर अगर के साथ में अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चलता रहता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हमने पार्टनरशिप के दो हिस्से पढ़े समय के आधार पर, जिसमें कि 3 टाइप थे, एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और लायबिलिटी के बेस पर 2 प्रकार की हैं, जनरल पार्टनरशिप और इसके बाद में है सेकंड लिमिटेड पार्टनरशिप। यहाँ पर प्रिंटेड गलत हुआ है। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव एंगल से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर्स, यानी सक्रिय साझेदार। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, ही गेट्स शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। इस प्रकार का जो पार्टनर जो बिजनेस के मैनेजमेंट में शामिल रहता है, योगदान देता है, अपना कार्य करता है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और अपने प्रॉफिट लॉस का हिस्सा भी प्राप्त करता है, उसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। सेकंड है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इस प्रकार के साझेदार को हम सुप्त साझेदार कहते हैं, सोया हुआ साझेदार। द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो साझेदार बिजनेस के मैनेजमेंट में भाग नहीं लेता है उसे हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर्स। इस पार्टनर को एक्टिव पार्टनर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कोई कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता। दीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। ये जो स्लीपिंग पार्टनर है ये बिजनेस में अपने कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट लॉस में हिस्सा उसे मिलता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सिर्फ अंतर क्या आता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में योगदान नहीं देता, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। इसके बाद में है थर्ड सीक्रेट पार्टनर, यानी गुप्त साझेदार, छुपा हुआ साझेदार। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आउटसाइडर्स को पता ही नहीं होता कि ये इस बिजनेस में पार्टनर है, उसे हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, हिज लायबिलिटी इज आल्सो अनलिमिटेड। इस सीक्रेट पार्टनर के द्वारा बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किया जाता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस आउटसाइडर्स को ये पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति इस बिजनेस में
पार्टनर के रूप में शामिल है। इसके बाद में है फोर्थ, नॉमिनल पार्टनर्स, यानी नाम मात्र का साझेदार। द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partner only lends his name and reputation for the benefit of the firm. He is liable to outsiders for the debts which outsiders have given to the firm, believing he is a partner in that firm. नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि रियल पार्टनर नहीं होता, उसके द्वारा बिजनेस में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है, बिजनेस के मैनेजमेंट में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो किसी प्रकार की लायबिलिटी में पार्टनर नहीं होता है, यानी उसकी लायबिलिटी कुछ भी नहीं होती है। उसके द्वारा बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस में कोई शेयर भी नहीं लिया जाता है। केवल बाहरी व्यक्ति के लिए उसका नाम का उपयोग फर्म की ओर से किया जाता है कि यह हमारा पार्टनर है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं होता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर के दो प्रकार होते हैं। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल, द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने शब्दों से या अपने कार्यों से ये बताता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के रूप में शामिल हूँ, वो इस श्रेणी में आता है। ही इज़ लाइबल फॉर द डेब्ट्स विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। अगर उसकी इस इमेज के कारण कि वो बिजनेस में पार्टनर है, बिजनेस में जो लोन लिए जाते हैं या उधार लिया जाता है, डेब्ट होते हैं, उसे चुकाने के लिए वो लाइबल होता है क्योंकि वो उसकी इमेज के कारण लिए गए थे। बी है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म। एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं को एक फर्म का पार्टनर नहीं कहता, परंतु औरों के द्वारा उसे फर्म का पार्टनर कहने को मना भी नहीं करता, वो इस प्रकार की श्रेणी में आता है। देन ही कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो इस प्रकार के पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये व्यक्ति की खासियत क्या है, ये खुद को तो नहीं कहता लेकिन औरों को मना भी नहीं करता है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइनर पार्टनर यानी अवयस्क साझेदार। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में अवयस्क की परिभाषा क्या है, 18 ईयर से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति माइनर कहलाता है। तो माइनर पार्टनर के बारे में पढ़ते हैं। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार किसी भी माइनर को बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म में शामिल नहीं किया जा सकता। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। किसी भी माइनर को बिजनेस में जो पहले से फर्म चल रही है उसके बेनिफिट में हिस्सा लेने के लिए ही एडमिट कर सकते हैं। माइनर पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, उनके द्वारा कोई कैपिटल बिजनेस में नहीं लगाई जा सकती। दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, इन्हें बिजनेस के मैनेजमेंट में भी भाग लेने का अधिकार नहीं होता। द माइनर पार्टनर इज लाइबल टू आउटसाइडर, ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, ही गेट्स ओनली शेयर इन द प्रॉफिट। ये जो माइनर पार्टनर है ये आउटसाइडर्स को पैसा चुकाने में लाइबल माना जाता है। उसे जो बिजनेस में लॉस होगी उसमें कोई शेयर नहीं देना पड़ता, लेकिन फ्यूचर बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें उससे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। जब कोई माइनर पार्टनर बनता है तो उसके बाद में जब उसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है तब उसे पब्लिक में एक नोटिस देना पड़ता है कि उसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई है और अब वो माइनर पार्टनर नहीं रहा है। इसके बाद में उसे एक बाकी पार्टनर के समान हम मान लेते हैं, उसके बाकी के सारे कार्य फिर उसी प्रकार से होते हैं।
यहाँ पर पार्टनर्स के टाइप के आधार पर उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको एक चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, तो समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।